इस समय हम मुंबई में हैं। मुंबई में हम एक ऐसे परिवार के साथ में हैं, जिन्होंने किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है। हम बात कर रहे हैं मुन्ना कुर्मी की। मुन्ना कुर्मी अजित पवार गुट की एनसीपी के तालुका अध्यक्ष रहे हैं। बड़े चर्चित, बड़े लोकप्रिय, बड़े प्यारे इंसान रहे हैं। अचानक नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के दूसरे दिन अपने परिवार के लोगों को नवरात्रि के दर्शन करा के आने के बाद वो घर आए। घर में थोड़ा आराम किया और 1 घंटे के बाद बुरी खबर आ गई। घर से कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों ने बहुत ही बेदर्दी से उनका मर्डर कर दिया। वो हमारे बीच नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही उथल-पुथल मचाने वाली खबर रही है। अजित दादा पवार गुट के मुन्ना कुर्मी रहे और मेरे साथ में उनकी धर्मपत्नी है, बेटा है, बिटिया है। बड़ा दर्दनाक मामला रहा है साहब। एक कमाऊ पूत घर से चले जाता है, बच्चा 12वीं में है। इतने बड़े झंझावत के बावजूद वो बच्चा 85% लेके आता है। बिटिया एमबीबीएस कर रही है। बड़ा कर्मठ और बड़ा जुझारू परिवार है। कितना मिस करती हैं आप मुन्ना को? मिस करना तो कितना मिस करते हैं उसका अंदाजा लोग लगा सकते हैं। हमारी तो कोई नहीं, हमारे तो संसार ही वही थे ना। अभी तो कुछ नहीं हमारे पास बच्चा। देखिए, महिला अपना अपने को खोने का दर्द एक अपना ही महसूस करता है। उनकी बेटर हाफ इतना लंबा समय उन्होंने अपना साथ में बिताया। अचानक नवरात्रि में देवी के दर्शन करने के बाद अचानक ऐसा लगता है कि शायद उनको पूरा आभास हो गया था कि चलो परिवार के साथ में नवरात्रि के दर्शन कराया जाए। नवरात्रि के दर्शन करने के बाद, नवरात्रि बड़ा मशहूर त्यौहार होता है। गणेश उत्सव के बाद में नवरात्रि भी बहुत तेज़ी से, बहुत धुआंधार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इन दिनों मुंबई में मनाया जा रहा है। और बच्चों को लेके गया, परिवार के लोगों को लेके गए मुन्ना, और लौट के आने के बाद ये खबर, बुरी खबर कितने समय बाद मिली भाभी आपको? करीब 2 घंटे के बाद मिली है। 11:30 बजे यहाँ से, घर से 11:30 बजे हो गए। राउंड के लिए जाते थे हमेशा, और हम लोग को 12 बजे के करीब पता चला कि ऐसा कर दिया। जाते समय कुछ आपकी लास्ट बात हुई, उनसे क्या बोल के गए? कुछ ऐसा कोई शब्द आपको याद रहे? नहीं, वो रोज कहीं जाते थे। जाते समय उन्होंने ये बोला, जाके जल्दी वापस आता हूँ। कोई शब्द बोल के जाए घर वालों को कि मैं जाता हूँ, जाके जल्दी आता हूँ, और वो हमेशा के लिए चला जाए। ये दर्द तो साहब एक महिला ही समझ सकती है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उनके साथ में बिताई। छोटे बच्चे हैं, आपके रोने से तो काम चलना नहीं पड़ेगा। हालाँकि आपके परिवार जॉइंट परिवार है आपको, लेकिन बेटा भी है, बिटिया भी है, सबको सँभालने की ज़िम्मेदारी तो आपकी है। थोड़ी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको। रोने से थोड़ी ना काम चलने वाला है। कैसे हिम्मत रखे? मतलब न्याय भी नहीं मिल रहा है। एक बार हमें न्याय मिलता तो शायद हिम्मत रख पाते थे। न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? क्योंकि जो हमारा मुख्य आरोपी है विजय बुआ कुलकर्णी, और अमर चौरी है, संदीप लोध और शुभम आगस्कर, और तो उसमें मेन विजय बुआ कुलकर्णी, उसके ऊपर राजकीय दबाव की वजह से हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और राजकीय दबाव ऐसा है कि वो बोलता है कि वो बुआ कुलकर्णी को बोलता है कि हमारे ऊपर आका का दबाव, हमारा आका आशीष सेलार जी है, तो जब तक आशीष सेलार का हाथ उस पर रहेगा तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति से वाकिफ नहीं हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आशीष शेलार जो है बड़े प्रभावशाली नेता हैं, मुंबई के पालक मंत्री हैं, कई बार एमएलए चुने जा चुके हैं। और इस घटनाक्रम में, इस मर्डर में उनके नाम का आना, मतलब ये समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी भी है, अजित पवार गुट भी है, शिंदे गुट भी है। मतलब ये कोलिशन सरकार जो है महाराष्ट्र की, उनके एक प्रभावशाली नेता के नाम आना अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यशाली। आप कैसे दावे से कह सकती हैं मैडम कि वो इनमें उनका नाम है, उनका क्योंकि वो आशीर्वाद है? विजय बुआ कुलकर्णी जो है अखिल भारतीय माथाड़ी कामगार संघ का उपाध्यक्ष है,
तो वो उनके साथ हर पोस्टर्स पे इसके नाम आशीष शेलार जी के नाम रहते हैं, हर जगह पोस्टर्स वही लगाता है और उसके मतलब व्यक्तिगत संबंध भी उनसे हैं। और वो कभी भी माझगांव में कहीं भी उसके छोटे से छोटे प्रोग्राम में उसको अभिनंदन के लिए उसके लिए सब आते हैं, उसके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये आपका वहम है, सोच है या कॉन्फिडेंटली आप बोल रही हैं? नहीं, ये कॉन्फिडेंट है हमारा। आपने कभी आशीष शेलार से मिलकर ये बात उससे करने की कोशिश की, भाई देखिए आपका आदमी इस तरीके से हमारे? नहीं, कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि सवाल ही नहीं उठता, वो दुनिया से बोलते रहता है और लोगों को भी पता है, ये सब चीज़ें तो छुपी रहती नहीं है, ये सब चीज़ें तो दुनिया को उजागर रहती है। जो हम बता रहे हैं ये तो झूठ है, ये सबको पता है, छुपी नहीं है। और वो हमेशा बोलते रहता है कि हमारे ऊपर हमारे आका का हाथ है, आशीष शेलार जब तक है, जब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस केस में हम कुछ भी नहीं, कुछ भी ये लोग हाथ पैर मार लें, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार में अजीत पवार गुट भी शामिल है, अजीत दादा भी शामिल है, उनका भी कुछ नहीं चल रहा है साहब? नहीं, अजीत दादा का भी नहीं चल रहा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका भी नहीं चला। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे कितना सेटिस्फाई है आप? नहीं सेटिस्फाइड है, इन्वेस्टिगेशन का जरूरत ही नहीं है, वो सब चीज़ें खुली पता है कि हाँ ये चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से भी बोले आरोपी क्या है आपको भी पता है कौन है, मुझे भी पता है, सिर्फ आप थोड़ा सा हमें टाइम दो कि मैं लिंक जोड़ के और वो उनको अरेस्ट करूँ। उन्होंने लिंक जोड़ा भी, सब किया भी, उन्होंने बोला कल हम अरेस्ट करेंगे उसको। हम लोग क्राइम ब्रांच गए तो बोला कि कल अरेस्ट करेंगे, फिर अचानक से कुछ 2-4 दिन में ऐसा चेंज हो जाता है, हम लोग फिर से जाते हैं, फिर से वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं वो नहीं हो पाएगा। मुन्ना कुर्मी मर्डर केस में अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड अब तक फरार है। करीबन 10 लोग अब तक अब्सकॉन्डिंग हैं, जिनकी तलाश है पुलिस को। दत्ता नलावड़े डीसीपी हैं, बड़े ईमानदार, बड़े साफ सुथरे समाज के डीसीपी माने जाते हैं। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया, शुरुआती दौर में उनका काफ़ी सहयोग भी मिला, साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन भी हुई और उसके बावजूद अचानक उनका रवैया थोड़ा शांत हो गया। क्या मायने लगाया जाए इसके? वही राजनीतिक दबाव ही उनके ऊपर आया, क्योंकि उन्होंने 6 आरोपी अरेस्ट किए और अच्छे-अच्छे आरोपी अरेस्ट किए और उसमें एक दिलीप वागस्कर भी, जिनका आका यशवंत यादव थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, पर वो लोगों ने अपनी ईमानदारी से डीसीपी दत्ता नलावड़े सामने अच्छा इंक्वायरी किया, अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके 6 लोगों को अरेस्ट किया। यशवंत जाधव और यामिनी जाधव, इसका उनका किस तरीके से और कितना इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में? एक्चुअली यामिनी जाधव और यशवंत जाधव का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो यहाँ पे आमदार थी, यामिनी जाधव आमदारी थी ना, आमदार थी, तो फिर उनका ये जो लोग मुंबई की राजनीति से वाकिफ नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यामिनी और यशवंत जाधव, बरोबर, यशवंत जाधव बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। ईडी का छापा पड़ा उनके ऊपर, कई 100 करोड़ प्रॉपर्टी के वो मालिक रहे। यामिनी जाधव उस समय शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पार्टी से थी और वो एमएलए भी रही। जब ईडी का छापा पड़ता है उसके बाद में अचानक पति पत्नी दोनों शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। अजीत पवार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों रूलिंग पार्टियों के दबाव में कहीं ना कहीं अजीत पवार भी थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं। वो ज़्यादा चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। इनके साथ में इनका बेटा है, मुन्ना कुर्मी का बेटा है, बड़ा होनहार बच्चा है। पिता की मौत के बाद में किस तरीके से परिवार को संभालना है, इस नजरिए से बच्चे पे जिम्मेदारी है। हालांकि ज्वाइंट परिवार है, उतनी तकलीफ तो नहीं आती, लेकिन विपरीत परिस्थिति में पिता को खोना, उसके बाद में 12वीं का एग्जाम देना। कितने परसेंट लेके आए बच्चा? सेल्स कितने परसेंट लेके आए हैं आप? 85। ओके, पापा क्या चाहते थे तुमसे? बात आपने पापा को क्या बताया कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ? बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना ही उन्हें वादा किया था, वही। बड़ा अफसर क्या? कलेक्टर, एसपी, आईएएस, आईपीएस, क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनने का मैंने उनको वादा किया था। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, एमबीबीएस कर रही हूँ मैं फर्स्ट ईयर में। ओके, प्रीवियस क्लास में कितने मार्क्स लेके आए थे आप? मेरे 10th में 93% थे और 12th में 81% थे। पूरा का पूरा परिवार जो है बड़ा पढ़ाकू किस्म का बच्चे होनहार हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आपने भी अपने पापा को कमिटमेंट किया था डॉक्टर बनने का, या पापा ने कुछ कमिटमेंट लिया था आपसे? जी हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ। पापा चाहते थे कि उनकी नन्ही सी बिटिया बहुत अच्छा, बहुत कामयाब डॉक्टर बने,
उस दिशा में एक कदम तो युक्ति ने बढ़ा ही दिया है। भगवान ने चाहा तो इनको कामयाबी भी मिलेगी। और बेटा भी कलेक्टर बनना चाहता है, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। जिस दौर से ये पूरा परिवार गुजर रहा है और इंसाफ के लिए जगह जगह लोगों से मिल रहा है, मीडिया के लोगों से मिल रहा है, जगह जगह अनशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको इंसाफ तो नहीं मिल पाया है। आगे इंसाफ कब मिलेगा, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए मेरे सहयोगी हेमंत चौहान के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।